state of Florida, USA. On Monday, 7th October 2019, वेड विल्सन के फादर को एक अनएक्सपेक्टेड कॉल आया। ये कॉल किसी और का नहीं बल्कि खुद उनके बेटे का ही था। उसने अपने फादर को कहा, I did something I cannot take back, और अब उसे अपने फादर की मदद चाहिए थी। उसी दिन वेड के फादर को एक पुलिस ऑफिसर का भी कॉल आया था और ये पुलिस ऑफिसर वेड को ही ढूंढ रहे थे। और तभी वेड के डैड को ये अंदाजा हो गया था कि उनके बेटे ने कुछ बहुत ज्यादा गलत करा है। लेकिन जब उन्होंने पूछा कि तुमने क्या गलत करा है, अपने बेटे से पूछा कि तुमने क्या गलत करा है, तुम्हें मेरी मदद क्यों चाहिए, तब वेड का जवाब उनके होश उड़ाने वाला था। क्योंकि वेड ने उनसे कहा, There were two people and I did something I cannot take back. I am a killer. बट ये दो लोग कौन थे एंड ऐसा क्या हुआ था वेड और उनके बीच में कि उसने उन दोनों की जान ले ली थी। Christine Melton was 35 years old when she died. Her face was black and blue. She had marks around her neck. Diana Ruiz was 43 years old. She had suffered multiple rib fractures, not only front but also in the back. Said he killed people. He said, I choked that bitch. I read her TikTok 10, 20 times. Oh, I mean, he said to me if I got out of the car, he was going to kill me. He would have done it again. Let's go back to May 20th, 1994, जब वेड विल्सन का जन्म हुआ था। वेड के डैड स्टीवन टेस्टसीका सिर्फ 15 साल के थे और उसकी मॉम सिर्फ 14 की थी जब उन्हें पता चला कि वो प्रेग्नेंट हैं। नाउ इतनी छोटी उम्र में प्रेग्नेंट होना तो बिल्कुल भी उनके प्लान में नहीं था। और वेड के पेरेंट्स खुद उस समय पे बच्चे थे, तो एक छोटे बच्चे, एक न्यू बॉर्न को रेज करना, उनके अंदर इतनी ज्यादा मैच्योरिटी नहीं थी उस समय, और ना ही उन दोनों के पास एक बच्चे को रेज करने के लिए पैसे थे। इसीलिए उन्होंने वेड को अडॉप्शन के लिए देना सबसे सही समझा उस समय पर। वेड की मॉम के पेरेंट्स जिस चर्च में जाया करते थे वहीं पर स्टीव विल्सन और कैंडिस विल्सन भी आया करते थे। इसीलिए वेड की मॉम के पेरेंट्स और विल्सन्स एक दूसरे को काफी अच्छे से जानते थे। विल्सन्स काफी अच्छे लोग थे और लोग उन्हें फ्रेंडली और एथिकल कहकर डिस्क्राइब करा करते थे। उनके पास एक अच्छे लोकेलिटी में सुंदर सा घर था एंड दे वर काइंड ऑफ रिच टू। उनके पास महंगी कार्स और ग्रे हाउंड ब्रीड के डॉग्स भी थे, which showed कि उनके पास पैसों की कमी तो बिल्कुल भी नहीं थी। लेकिन it wasn't just about materialistic things, क्योंकि they were also progressive and noble people, and they were generous enough कि सिर्फ जान पहचान से ही वो वेड को अडॉप्ट करने के लिए तैयार हो गए थे। और अब वेड अपने रियल पेरेंट्स के साथ ना रहकर विल्सन्स फैमिली के साथ टैलाहैसी फ्लोरिडा में रहा करता था। वेड के अलावा उनके पहले से 2 बेटियां भी थी। So it was a very loving and caring family जिसका अब वेड भी एक हिस्सा था। ना वेड के अडॉप्ट होने के बाद उसके रियल पेरेंट्स अश्योर्ड थे कि अब वेड को एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी, एक बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल लाइफ मिलेगी और वो बाकी बच्चों की तरह पढ़ पाएगा, बाकी बच्चों की तरह वो बड़ा हो पाएगा अब। एंड दैट थिंग वाज काइंड ऑफ हैपनिंग विद वेड। वेड स्कूल जाया करता था, वेड खेला करता था, ही हैड फ्रेंड्स ऑल्सो, एवरीथिंग वाज फाइन, लेकिन स्टिल देयर वाज समथिंग ऑफ इन हिम। Now it's no secret कि फ्लोरिडा के टैलाहैसी जैसे टाउन्स में उस वक्त क्राइम काफी ज्यादा पीक पर थे एज कम्पेयर टू द अदर पार्ट्स ऑफ यूएस। इसीलिए जब वेड लॉटन चिल्स हाई स्कूल गया तब से ही वो बुरी संगत और बुरे कामों में इन्वॉल्व होने लगा था। इट इज सेड कि सबसे बड़े चोर भी स्कूल में पेंसिल चोरी करके बनते हैं एंड इट वॉज दैट काइंड ऑफ थिंग ओनली विद हिम। जहाँ नॉर्मली लोग स्कूल पढ़ाई करने जाते थे, वेड अपने नशीले दोस्तों के साथ क्लासेस शुरू होने से पहले ही ड्रग्स करा करता था। ही डिड नॉट रिस्पेक्ट अथॉरिटी और वो अपने जैसे ही बिगड़े लड़कों के साथ रहा करता था। ट्रेसपास करना, लोगों के व्हीकल्स में ब्रेक इन करना, ये सब कुछ उसने हाई स्कूल से ही शुरू कर दिया था। यहाँ तक कि वेड हाई स्कूल से एक्सपेल भी हो चुका था क्योंकि उसने स्कूल बाथरूम में स्मोक करते करते आग लगा दी थी। एंड द अनफॉर्चुनेट पार्ट वॉज कि वेड को एक सेकेंड चांस होना था लाइफ में। उसे इतने अच्छे पेरेंट्स मिले थे, उसे पैसा मिला था, उसे एक लविंग एंड केयरिंग एनवायरनमेंट मिला था, उसके पास सब कुछ होने के बावजूद भी उसकी लाइफ एक दूसरी गलत डायरेक्शन में जाना शुरू कर रही थी।
वो बचपन से ही काफी ज्यादा न्यूसेंस क्रिएट करने लग गया था। नाउ वेड के जो क्लासमेट्स थे, जो उसके बिगड़े हुए सर्कल के दोस्त थे, वो खुद उसे ट्रबल्ड कहकर डिस्क्राइब करा करते थे। एंड दे ऑल सेड दिस थिंग कि वेड को अननेसेसरी ट्रबल क्रिएट करना बहुत ज्यादा पसंद है। वो बिना किसी वजह के लोगों के प्राइवेट प्रॉपर्टीज में घुसा करता था, लोगों की कार्स में ब्रेक इन करा करता था। एंड उसका जो फ्रेंड सर्कल था, उसके जो दोस्त थे, वो भी मोर और लेस इसी तरह के आदमी थे। नाउ जो लोग वेड के अडॉप्टिव पेरेंट्स को जानते थे, उनके लिए ये काफी ज्यादा दुख भरी बात थी, क्योंकि दे न्यू दिस थिंग कि विल्सन्स कितनी ज्यादा अच्छी फैमिली हैं। दे वर वेरी रिस्पेक्टफुल, दे वर वेरी लविंग, वो बहुत ही ज्यादा अच्छे लोग थे। लेकिन वहीं पे उनका बेटा वेड एकदम उनके ऑपोजिट था। एंड इट सीम लाइक कि वेड के इतने ज्यादा प्रॉब्लमैटिक होने के बावजूद भी, इतने ज्यादा बिगड़े होने के बावजूद भी, उसके अडॉप्टिव पेरेंट्स उसे बहुत ही ज्यादा लाड प्यार करते थे। लेकिन वेड उनके प्यार और उनके सपोर्ट का नाजायज फायदा उठाया करता था। बाय 2012 जब वेड सिर्फ 18 साल का था, तब उसने अपना पहला रिकॉर्डेड क्राइम कमिट करा था, जो कि बर्गलरी और फायर आर्म रिलेटेड ऑफेंस थे। इवन दो वेड के पास इतनी अच्छी अडॉप्टिव फैमिली थी और उसके रियल पेरेंट्स भी उससे अभी तक अपना ही कंसिडर करते थे, इन सब चीज़ों के बावजूद वो उनसे फैमिली की तरह कनेक्ट नहीं कर पाया था और वो क्राइम और बुरी चीज़ों की दुनिया में डूबता ही जा रहा था। इनफैक्ट 18 की उम्र में उसने पहली बार अपने रियल फादर स्टीवन से कांटेक्ट करा था, बट अनफॉर्चुनेटली वो उन्हें एज अ फादर कम और एज अ रिसोर्स ज़्यादा देखा करता था, क्योंकि जब भी वो किसी मुसीबत में होता या फिर जब भी वो कहीं फंस जाता था, तब वो अपने रियल फादर को याद करा करता था। एंड दिस वॉज द ओनली रिलेशनशिप ही हैड विद हिज फैमिली। अपनी फैमिली से डिटैच रहने के कारण वेड अब पूरी तरह से एक क्रिमिनल या एक लो लाइफ की जिंदगी जीने लगा था। घरों में चोरी करना, लोगों को रॉब करना, फायर आर्म्स इलीगली रखना was just another day in the office for him। और वो अपने इन क्राइम्स के लिए कई बार जेल भी जा चुका था। वो एक बहुत ही खराब और डिग्रेडिंग एनवायरनमेंट का पार्ट बन चुका था और एक फादर फिगर या एक गाइडिंग पर्सन के ना होने के कारण उसकी जिंदगी एक बहुत ही गलत डायरेक्शन में जा रही थी। बट अगर 2012 से उसके सारे क्राइम्स पे हम नजर डालें तो एक चीज काफी ज्यादा स्टिक आउट करती है, and that is his attitude towards women। And this attitude wasn't just disrespectful या फिर demeaning, it was downright very dangerous for them। क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि वेड विल्सन, deep down inside him, वेड विल्सन औरतों से नफरत करता है। In 2015 उसके ऊपर एक्यूजेशंस थे कि उसने एक वुमेन को किडनैप करा था, एंड नॉट जस्ट दिस, बल्कि उसके साथ वायलेंस और ज़बरदस्ती भी करी थी उसने। लेकिन कोर्ट में जब ये केस गया तो वेड को इवेंचुअली जाने दिया गया, क्योंकि उसके खिलाफ कोई भी स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं थे। और इसी इंसिडेंट की वजह से 2015 में जो ये चीज़ हुई थी, इसी की वजह से आई थिंक कहीं ना कहीं वेड का जो कॉन्फिडेंस था ये वुमन के अगेंस्ट क्राइम करने का, वो बहुत ही ज़्यादा बूस्ट हो गया था। एंड इस इंसिडेंट के बाद से वेड और भी ज़्यादा क्राइम्स कमिट करने लगा था। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग कि वो लड़कियों को इतनी ज़्यादा बुरी तरीके से ट्रीट करता था, बट आयरॉनिकली वेड वॉज वेरी स्मूथ विद हिम, और वो काफ़ी ज़्यादा ईजिली किसी भी लड़की को या फिर जो भी लड़की वो चाहता था उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता था, क्योंकि आफ्टर ऑल ही वॉज ओवर 6 feet टॉल गाय एंड उसके जो फेशियल फीचर्स थे वो भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। एंड दिस वॉज एविडेंट बाय द फैक्ट कि उसकी बहुत सारी मल्टीपल गर्लफ्रेंड्स रह चुकी थी जिन्हें ये चीज़ें पसंद थी। कैली मैथ्यूज 2018 में वेड से ऑनलाइन मिली थी, जिसके बाद इवेंचुअली वो दोनों एक रिलेशनशिप में आ चुके थे। अकॉर्डिंग टू कैली, वेड काफ़ी कैरिज्मेटिक और स्मार्ट बंदा था। उसके बात करने का तरीका भी काफ़ी पोलाइट था, एंड ड्यूरिंग देयर टाइम टुगेदर वो कैली को अपने हॉट पिक्चर्स भी भेजा करता था। लेकिन शी ऑल्सो सेड कि कुछ टाइम बाद कैली ने वेड के बिहेवियर में मेजर चेंजेस नोटिस करे थे, एंड अकॉर्डिंग टू कैली ये सब वेड के एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ ड्रग यूज़ करने के बाद से शुरू हुए थे। और इस ड्रग को यूज़ करने के बाद से वेड काफ़ी ज़्यादा इरिटेटेड और वायलेंट मूड में रहने लगा था, एंड दिस वाज वेरी डेंजरस, क्योंकि एक बार जब कैली ने उसके सामान में ड्रग्स ढूंढने की कोशिश करी थी, तब पहली बार वेड ने उसके ऊपर हाथ उठाया था और उसे बुरी तरीके से मारा भी था। बट अनफॉर्चुनेटली ये वेड के अब्यूज़ और टॉर्चर की बस शुरुआत थी, क्योंकि इन अनदर इंसिडेंट ऑन 19th February 2019 वेड ने कैली की ऑलमोस्ट जान ले ली थी।
दरअसल वेड के बढ़ते ड्रग अब्यूज और उसकी हालत को देखकर कैली ने उससे रिक्वेस्ट करा था कि वो एक बारी रिहैब जाने की कोशिश करे और वहां से वो एक बेटर पर्सन बन के बाहर निकले। एंड इनिशियली वेड ने इस चीज के लिए उससे एग्री भी कर लिया था, लेकिन 19 फरवरी को जब उसकी कैली से बात हुई तब उसने अचानक से अपना मन बदल लिया था और उसने कहा कि वो रिहैब नहीं जाएगा क्योंकि उसे किसी से मिलने जाना था। और इसी बात को लेकर कैली और वेड के बीच में काफी ज्यादा झगड़ा हुआ, जिस लड़ाई के बीच में कैली वेड को बार बार एक लायर, एक झूठा इंसान बोलती रही। थोड़ी बहस के बाद कैली वहां से जाने के लिए अपनी कार में बैठी, तब वेड ने उसका गला पकड़ा और उससे मल्टीपल टाइम्स चोक करा। ऑक्सीजन की कमी के कारण कैली ऑलमोस्ट अनकॉन्शियस होने वाली थी, जिसका फायदा उठाकर वेड ने उसे कार के फ्लोर पर धकेला, उसके कपड़े फाड़े और उसके साथ अलेजिडली शारीरिक शोषण भी किया। एंड देयर वाज नो वे कि कैली एक 6 फुट 6 इंच टॉल आदमी से फाइट बैक कर पाती। वेड ने कैली को जानवरों से भी ज्यादा बुरा ट्रीट करा था और उसके हाथ, पैर और मुंह को बांधकर उसे गाड़ी के अंदर रखा था। कैली के लिए वेड के मन में जीरो रिगार्ड्स थे, विच इज प्रूवन बाय द फैक्ट कि वो कैली की गाड़ी लेकर मैकडॉनल्ड्स खाना खाने गया था, वाइल कैली उसी गाड़ी में बंद ही पड़ी थी। थोड़ी देर और ड्राइव करने के बाद वेड ने फाइनली कैली की गाड़ी रोकी, कैली को उसकी गाड़ी की चाबी वापस दी और किसी अनजान वुमन के साथ उसकी गाड़ी में बैठकर वो वहां से चले गया। मीनवाइल कैली की पूरी बॉडी पर काफी ज्यादा इंजरीज आ गई थी, उसके पैर में फ्रैक्चर था, उसके लिप्स फट चुके थे और इसी तरह के कई सारी इंजरीज हुई थी कैली को। उसने किसी तरह गाड़ी चलाई और सीधे पुलिस के पास गई वो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पुलिस ने उस दिन कैली की कोई मदद नहीं करी थी। एंड येट अगेन वेड को उसके एक्शंस के लिए कोई भी कॉन्सिक्वेंसेस नहीं मिले थे। अगर मैं चाहता तो मैं इस केस का जो मेन टॉपिक है, इस केस में जो मेन क्राइम था उसके बारे में बात कर सकता था, लेकिन आई एम टेलिंग यू गाइस ऑल ऑफ दिस थिंग ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि वेड विल्सन कैसा टाइप का इंसान था। वो इंसान के रूप में एक दरिंदा था जिसे ह्यूमन लाइफ, स्पेशली लड़कियों की लाइफ, औरतों की लाइफ में कोई भी दिलचस्पी नहीं थी। यहाँ तक कि वो एक औरत की, एक ऐसी औरत जिसके साथ वो रहा करता था, जिससे वो प्यार करता था, लाइक अपेरेंटली उसकी लाइफ की उसे परवाह भी नहीं थी। उसके लिए कैली और बाकी औरतें सिर्फ किसी खिलौने की तरह थी जिसके साथ वो जब चाहे जो चाहे कर सकता था। इससे ये साबित होता है कि वेड ने आगे जाकर जो क्राइम्स करे थे वो रैंडम या सिर्फ नशे में नहीं किए गए थे, बल्कि इससे पहले भी उसकी विमेन को मिसट्रीट और हर्ट करने की हिस्ट्री रह चुकी है। एनीवेज, कमिंग बैक टू दिस केस, कैली ने इस इंसिडेंट के बाद से अपने आप को वेड से काफी ज्यादा दूर कर दिया था और उसने उसके साथ रहना, मिलना या फिर उसे कांटेक्ट करना छोड़ दिया था फॉर हर ऑब्वियस रीजंस। लेकिन दूसरी ही तरफ दिस थिंग रियली डिस्ट्रेस्ड कैली, लेकिन दूसरी ही तरफ वेड को इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। कैली के जाने से उसकी लाइफ में कुछ भी चेंज नहीं हुआ था और वो अब दूसरी लड़की, अपने नेक्स्ट शिकार की तरफ बढ़ चुका था। वेड वॉज नॉट गोइंग टू स्टॉप, क्योंकि उसके लिए सब कुछ गलत या फिर बुरा नहीं था, बल्कि उसे ये सब कुछ करने में काफी ज्यादा मजा आता था। और अब उसकी नेक्स्ट विक्टिम मेलिसा मोंटानेज होने वाली थी। मेलिसा मोंटानेज फ्लोरिडा के रहने वाली एक सिंगल मॉम थी जिसका एक 15 साल का बेटा भी था। वो एक इंडिपेंडेंट वुमेन थी और फोर्ट मायर्स में मिला स्पा को ओन और रन करा करती थी वो। नाउ सिंस शी वाज अ सिंगल मदर, वो रिलेशनशिप्स को लेकर ओपन थी, इसीलिए एक म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू उसकी मुलाकात वेड विल्सन से हुई थी और हमेशा की तरह अपने चार्म्स और अपने लुक्स की मदद से उसने मेलिसा को भी बेवकूफ़ बना दिया था और अब वो उसके साथ एक रिलेशनशिप में आ गया था। उनके रिलेशनशिप के शुरुआती दिनों में वेड एक पोलाइट, फनी और केयरिंग इंसान बनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सिर्फ 15 दिनों में, सिर्फ 15 दिन की इस रिलेशनशिप में मेलिसा के सामने वेड का असली चेहरा आने वाला था, क्योंकि सिर्फ 15 ही दिनों में वो मेलिसा के साथ काफ़ी ज़्यादा रफ और काफ़ी ज़्यादा वायलेंट हो चुका था। एंड ऑन वन ओकेजन उसने मेलिसा को मारा और उसके साथ शारीरिक शोषण भी किया था। जब मेलिसा को समझ आया कि वेड किसी जानवर से कम नहीं था, तब उसने पुलिस में उसकी कंप्लेंट कर दी थी, लेकिन वेड ने मेलिसा को मैनिपुलेट करा और अपने इस बिहेवियर को ड्रग्स और मेंटल हेल्थ पे ब्लेम कर दिया था, जिसके बाद मेलिसा ने भी वेड की इन बातों को मानते हुए उसके खिलाफ लगे चार्जेस ड्रॉप कर दिए थे।
नाउ यस, उसने मेलिसा के साथ एक बहुत ही बुरी चीज करी थी, लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं मेलिसा के मन में वेड के लिए प्यार था और उसे कहीं ना कहीं भरोसा था कि एक ना एक दिन वेड सुधर जाएगा। इसीलिए उसने वेड को, इतनी बड़ी चीज होने के बावजूद भी उसने वेड को एक और चांस दिया था। लेकिन मेलिसा का भरोसा पूरी तरीके से टूटने वाला था क्योंकि वेड एक ऐसी चीज करने जा रहा था जिससे देयर वाज नो कमिंग बैक। 6 अक्टूबर 2019 की रात को वेड अपनी गर्लफ्रेंड मेलिसा के साथ फोर्ट मायर्स फ्लोरिडा के जाने माने बार एंड क्लब दी बूधा गया था। सिंस मेलिसा के ड्रेस में कोई पॉकेट्स नहीं थे एंड शी डिडंट इवन कैरी हर पर्स, उसने अपनी कार की चाबी वेड को दे दी थी एंड दे वर हैविंग फन एट दैट बार। लेकिन थोड़ी ही देर बाद वेड उस बार में 3 स्ट्रेंजर से मिला जिसे मेलिसा नहीं जानती थी और वेड ने उन तीनों के साथ डिसाइड करा कि वो उनके घर ड्रग्स कंज्यूम करने जाएगा। यहाँ तक कि वेड ने मेलिसा से भी रिक्वेस्ट करा कि वो उसे अकम्पनी करे, लेकिन मेलिसा ने इस चीज़ के लिए साफ मना कर दिया था क्योंकि पहली बात तो ये थी कि मेलिसा जो वेड के साथ लोग थे उन्हें जानती नहीं थी एंड दूसरी चीज़ ये थी कि मेलिसा जानती थी कि वेड ड्रग्स के नशे में कैसा बिहेव करता है। अब सिंस मेलिसा की कार की चाबी वेड के पास ही थी तो वो उसकी कार लेके अपने दोस्तों के साथ ड्रग्स करने चला गया एंड उसने मेलिसा को वहीं पर अकेला छोड़ दिया था। इस चीज से मेलिसा काफी ज्यादा अपसेट थी एंड शी हैड एनफ ऑफ वेड एट दिस पॉइंट। लकीली मेलिसा की फ्रेंड एमी भी उस वक्त बूधा बार में ही थी एंड उसने वेड को मेलिसा की कार के साथ निकलते हुए देख लिया था, इसीलिए वो मेलिसा के पास गई एंड सिंस एमी का घर पास में ही था तो वो मेलिसा को रात बिताने के लिए अपने घर ले गई। नाउ जिस दिन ये सब कुछ हो रहा था उसी रात 35 ईयर ओल्ड क्रिस्टन मेल्टन अपनी बेस्ट फ्रेंड स्टेफनी के साथ उसी बार में रात के 10 बजे के आसपास नाइट आउट करने के लिए आई थी। क्रिस्टन एंड स्टेफनी बचपन से ही बेस्ट फ्रेंड्स थे। वो दोनों यूएस के इलिनॉइस शहर में पले बड़े थे, लेकिन सिंस उनकी फैमिलीज फ्लोरिडा में रीलोकेट हुई थी तो वो दोनों अब वहीं रहा करते थे एंड सेम रेस्टोरेंट डफीज में काम भी करा करते थे। बट सिंस वीकेंड का टाइम था उस समय तो दोनों एंजॉय और रिलैक्स करने के लिए बूधा बार आए हुए थे। उस रात एक म्यूजिकल बैंड वहां लाइव परफॉर्म करने वाले थे और क्रिस्टन इस परफॉर्मेंस को मिस नहीं करना चाहती थी। म्यूजिकल परफॉर्मेंस के दौरान क्रिस्टन और स्टेफनी ने काफ़ी मज़े किए और जैसे ही परफॉर्मेंस एंड हुई वो दोनों अपस्टेयर्स वाले बार में ड्रिंक एंजॉय करने के लिए, सोशलाइज करने के लिए चले गए। तब ही उनके सामने एक आदमी आया जिसने अपना नाम JR बताया उन्हें, पर वो अकेला नहीं था, उसके साथ उसका फ्रेंड जेसन भी था। ये JR और कोई नहीं बल्कि वेड ही था, बट फॉर सम रीजन उसने अपना असली नाम नहीं बताया था इन दोनों को। कुछ देर में ही क्रिस्टन, स्टेफनी, JR और जेसन काफ़ी ज़्यादा अच्छे से घुल मिल गए थे और उनके बीच में दोस्ती भी हो गई थी और वो सब के साथ उस बार में ड्रिंक कर रहे थे टू द पॉइंट कि अब क्रिस्टीन और स्टेफनी काफ़ी ज़्यादा ड्रंक हो चुके थे। वेड ने फिर से अपने पुराने तरीकों से ही अपने आप को इन सब के बीच में एक फ्रेंडली और एक अच्छा चार्मिंग लड़के की तरह इंट्रोड्यूस या फिर एस्टैब्लिश कर दिया था और क्रिस्टीन वेड को देखकर उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद भी करने लगी थी एंड इट वॉज मोर और लेस अ हुकअप जो वेड और क्रिस्टीन एक दूसरे के साथ करना चाहते थे। जब बार बंद हो गया था तब ये चारों वेड की कार, जो कि मेलिसा की थी एक्चुअली, उसमें बैठकर जेसन के घर गए। अब रात के 2-3 बज रहे थे और जब वो चारों जेसन के घर पहुंचे तब उसकी मॉम जगी हुई थी एंड शी वॉज ऑब्वियसली नॉट हैप्पी टू सी कि उनका बेटा इतनी देर रात को लौटा है, वो भी इतने सारे लोगों को वो इतनी देर रात को अपने घर लेकर आ रहा है। बट दे डिड नॉट केयर मच अबाउट दिस और वेड क्रिस्टीन के साथ जेसन के बेडरूम में चला गया एंड स्टेफनी और जेसन घर के बाहर बैठकर ड्रिंक और स्मोक कर रहे थे। सिर्फ ड्रिंक्स और स्मोक ही नहीं बल्कि उन चारों के चारों ने ड्रग्स भी कंज्यूम करे थे। जब स्टेफनी और जेसन बाहर पे घर के बाहर पे हैंग आउट कर रहे थे तब क्रिस्टीन एंड वेड वर हैविंग सेक्स। वेड वाज ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप इन दैट मोमेंट और अभी कुछ घंटों पहले ही वो क्रिस्टीन के लिए एकदम अजनबी था, लेकिन वेड ने अपने चार्म का यूज करके, ड्रग्स का यूज करके क्रिस्टीन को काफी ज्यादा कंफर्टेबल बना देता है टू द पॉइंट दैट शी वाज हैविंग सेक्स विद हिम।
जब रात ज़्यादा हो गई तो वेड, क्रिस्टीन और स्टेफनी ने फाइनली डिसाइड करा कि वो लोग अब वापस क्रिस्टीन के घर चले जाएंगे। सो क्रिस्टीन ने ऊबर कॉल करा और वो चारों अराउंड 4-5 बजे के बीच में क्रिस्टीन के घर पहुंच गए थे। वहां पहुंचकर क्रिस्टीन और वेड बेडरूम में चले गए और स्टेफनी लिविंग रूम में सोफा पर बैठी थी। आफ्टर ऑल उन लोगों ने कुछ ज़्यादा ही पार्टी कर ली थी एंड नाउ दे नीडेड टू वाइंड डाउन एंड रेस्ट। देन जब सुबह के अराउंड 6 बजे तब स्टेफनी ने क्रिस्टीन को गुड बाय कहा और वो अपने घर के लिए निकल गई क्योंकि उसे अपने बच्चे को स्कूल भेजना था। बट नाउ क्रिस्टीन और वेड पूरी तरह से अकेले थे और क्रिस्टीन काफ़ी ज़्यादा थक चुकी थी, इसीलिए शी वेंट टू स्लीप। लेकिन वेड पूरे टाइम जगा हुआ था एंड ही वॉज कॉन्स्टेंटली लुकिंग एट क्रिस्टीन एज इफ वो वेट कर रहा हो कि कब क्रिस्टीन नींद में जाए। वो कॉन्स्टेंटली चेक कर रहा था कि क्या क्रिस्टीन सो चुकी है या नहीं, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि वो उसके साथ कुछ गलत करना चाह रहा है। और जब क्रिस्टीन फाइनली सो गई थी देन इट फेल्ट लाइक कि वेड के अंदर कोई शैतान सवार हो गया हो, क्योंकि वो फिर क्रिस्टीन के ऊपर बैठा और उसने अपनी पूरी ताकत से क्रिस्टीन का गला दबा दिया था। क्रिस्टीन पूरी तरीके से हेल्पलेस थी एंड उसे वहां बचाने के लिए कोई भी नहीं था। उसने फाइट बैक करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करी टू द पॉइंट कि क्रिस्टीन के इस प्रोसेस में, अपने आप को बचाने के प्रोसेस में उसके नेल्स तक टूट गए थे, लेकिन उस चीज़ का कोई भी फायदा नहीं हुआ क्योंकि वेड Wilson, he overpowered her so much and finally eventually क्रिस्टीन ने अपना दम तोड़ दिया था। Now क्रिस्टीन मर चुकी थी। वेड विल्सन ने क्रिस्टीन को मारा था, लेकिन उसे मारने के बाद वेड विल्सन वहां से भागा नहीं, बल्कि कुछ देर तक वो वहीं क्रिस्टीन के साथ ही रहा। सबसे पहले तो उसने क्रिस्टीन की बॉडी को एक ब्लैंकेट में रैप करा और उसका ओरिजिनल प्लान क्रिस्टीन को उसकी ही कार में डालकर ठिकाने लगाने का था। लेकिन सिंस उसकी बॉडी काफ़ी हैवी लगी उसे, तो वेड को लगा कि क्रिस्टीन की बॉडी स्टिफ होना शुरू हो गई है, इसीलिए ही गेव अप और उसने क्रिस्टीन की बॉडी को उसके घर के फ्लोर पर ही उसी हालत में छोड़ दिया था। इसके बाद उसने अपनी गर्लफ्रेंड को क्रिस्टीन के फ़ोन से कॉल करा क्योंकि वो उससे मिलना चाहता था। जैसे कि मैंने कहा, मेलिसा वॉज कम्प्लीटली डन विद वेड, लेकिन उसकी कार अभी भी वेड के पास ही थी, इसीलिए मेलिसा वेड से मिलने के लिए तैयार हो गई थी इन होप्स कि वो उसे उसकी कार वापस कर देगा और वो फाइनली वेड के साथ सारी चीज़ों को ख़त्म कर पाएगी। इनिशियली वेड मेलिसा के फ्रेंड एमी के घर आने वाला था, बट एमी डिड नॉट नो वेड और वो नहीं चाहती थी कि वेड उसके घर आए क्योंकि एमी का बेटा भी वहाँ था। एंड दिस वॉज सच अ स्मार्ट मूव बाय हर विच पोटेंशियली सेव्ड देयर लाइफ। सो मेलिसा ने मिलने के लिए वेड को अपने स्पा में बुलाया था जहाँ एमी भी उसके साथ थी। वेड ने न अपना हुलिया ठीक किया था और ना ही अपने कपड़े पहने थे। वो बिना शर्ट और शूज के सिर्फ एक स्वेट पैंट पहनकर क्रिस्टीन की ब्लैक निसान वर्सा कार में मेलिसा के पास गया। वहां पहुंचकर मेलिसा एमी की कार से निकली एंड शी वाज सरप्राइज्ड टू सी कि वेड उसकी गाड़ी वहां नहीं लाया था, बल्कि एक अननोन ब्लैक कार में उससे मिलने आया था। नाउ अगेन ये ब्लैक कार क्रिस्टीन की थी जिसे वेड ने उसे मारने के बाद चुराया था। मेलिसा ने वेड से पूछा कि उसकी कार कहाँ थी, लेकिन वेड ने उसके क्वेश्चन इग्नोर करते हुए मेलिसा को कार में बैठने को कहा, टू विच मेलिसा ऑब्वियसली डिक्लाइंड। कुछ देर बहस चलने के बाद वेड ने उसे उसके कपड़े से कार के अंदर पुल करना शुरू करा एंड मेलिसा ने भी फाइट बैक करना शुरू कर दिया था। इस पॉइंट पर उसने अपने हाथ ऊपर कर लिए ताकि वेड के खींचने पर भी वो कार के अंदर ना जा पाए, बट ऐसा करने से वेड और भी ज्यादा गुस्सा हो गया था और वो कार से निकलकर मेलिसा के ऊपर कूद गया। बट गुस्से में वो अपनी कार को पार्किंग में लगाना भूल गया था, जिसके कारण वेड की कार उन्हें बेयरली मिस करते हुए उनसे आगे निकल गई। वेड इस पॉइंट पर काफ़ी ज़्यादा वायलेंट हो गया था और उसने मेलिसा के पूरे कपड़े फाड़ दिए थे। वो उसे बुरी तरह से मार रहा था और उसे घसीटते हुए वो एक पार्किंग लॉट में ले गया। नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग कि मेलिसा तो अपनी फ्रेंड एमी के साथ आई थी, तो उसने कुछ क्यों नहीं करा। सी द थिंग वाज कि जब एमी मेलिसा की मदद करने के लिए सामने आई तब वेड ने उसे थ्रेटन किया और उसने एमी से कहा कि अगर वो कार से बाहर आई तो वो उसकी भी जान ले लेगा। बट एमी स्टिल अपनी दोस्त की मदद करने के लिए बार बार 911 पे कॉन्स्टेंटली कॉल कर रही थी। एंड माइंड यू, ये चीज़ ब्रॉड डे लाइट में हो रही थी एंड आसपास के लोग भी पुलिस को कॉल करने में लगे हुए थे।
बट वेड के पागलपन को देखकर नो वन डेयर टू स्टेप इन। वेड मेलिसा को सीढ़ियों पर ड्रैग करके अपस्टेयर्स उसके स्पा के पास लेकर गया एंड फिर उसने मेलिसा को दीवार के अगेंस्ट पिन करा और उसके फेस पर वो पंच करने लगा था, जिसके कारण तुरंत मेलिसा की नाक से खून निकलने लगा। अकॉर्डिंग टू मेलिसा वो सर्टन थी कि उस दिन जब वो उसे पंच करा था उस दिन वो वेड के हाथों मरने ही वाली थी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मेलिसा वेड की आंखें पूरी तरीके से डिवॉइडेड थी किसी भी इमोशन के। उसके पीछे, उन आंखों के पीछे कोई भी इंसान बिल्कुल भी नहीं था। शी वॉज 100% श्योर कि दैट वॉज इट फॉर हर। वो अपने बेटे को अब जिंदगी में कभी दोबारा देख ही नहीं पाएगी। लेकिन एज ए सेड बिफोर, वहाँ पे आसपास लोग भी थे और एमी भी बार बार पुलिस को कॉल करी थी। तो जब पुलिस वहाँ आई और वेड को पुलिस की भनक लगी तो वो वहाँ से भागने की कोशिश करने लगा था और वो तुरंत क्रिस्टीन की ब्लैक कार लेके वहाँ से भाग गया एंड थैंकफुली मेलिसा की जान बच गई थी। नाउ जब पुलिस वहाँ पे पहुंची तो उनको ये इंसिडेंट देखकर कि मेलिसा वेड से मार खा चुकी है, दे वर एम्पैथेटिक टुवर्ड्स हर बट दे वर नॉट सरप्राइज्ड, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि वेड के खिलाफ पहले भी मेलिसा ने कंप्लेन करी थी और मेलिसा ने जब पहले उस पर कंप्लेन करी थी तब उस चीज़ की वजह से वेड को कुछ महीने जेल में भी बिताने पड़े थे अगेन बिफोर मेलिसा ड्रॉप द चार्जेस। इस इंसिडेंट के शौक से उभरने के बाद एमी और मेलिसा ने वहां पहुंच के पुलिस ऑफिसर के साथ कोऑपरेट करा और उन लोगों ने वेड को पकड़ने का प्लान बनाया। पुलिस की बात मानते हुए मेलिसा ने वेड को टेक्स्ट करा टेलिंग हिम कि वो उसे प्राइवेटली अकेले में मिलना चाहती थी एंड वेड एग्रीड इन होप कि मेलिसा उसके साथ वापस आ जाएगी, विच इज टिपिकल सोशियोपैथिक बिहेवियर इफ यू आस्क मी। लेकिन जब क्रिस्टीन की कार लेकर वो लोकेशन पर पहुंचा तब वहां पर एक पुलिस ऑफिसर ऑलरेडी वेड का इंतजार कर रहा था। वेड को देखते ही वो ऑफिसर समझ चुका था कि वेड ने सीरियसली कुछ तो गड़बड़ की थी, क्योंकि ही लुक्ड लाइक अ मैनिएक और उसके कुछ दांत भी मिसिंग थे एंड वी डोंट नो दिस थिंग कि उसके दांत आखिर टूटे कैसे थे। बट एनीवेज पुलिस ने उसे वहां रोकने की कोशिश की एंड उससे उसकी कार की चाबी मांगी, लेकिन वेड और पुलिस की कार के बीच इतनी जगह थी कि वेड वहां से भागने में सक्सेसफुल हो गया था और अब पुलिस वेड को पकड़ने में लग गए थे। अभी तक पुलिस सिर्फ वेड को डोमेस्टिक वायलेंस के लिए ढूंढ रहे थे, लेकिन मेलिसा से बात करने पर, उससे पूछताछ करने पर पुलिस वालों को यह पता चला कि वेड ने मेलिसा को सुबह एक अननोन नंबर से कॉल करा था एंड फिर उसके बाद जब पुलिस वालों ने इस नंबर को ट्रैक करा तब उन्हें पता चला कि ये नंबर और किसी का नहीं बल्कि क्रिस्टीन मिल्टन का ही था। जब क्रिस्टीन के इमरजेंसी कॉन्टैक्ट को पुलिस ने फ़ोन किया तो उसकी कज़न समैंथा ने पिक करा था एंड उसने भी पुलिस को बताया कि क्रिस्टीन सुबह से रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी उसका। समैंथा ने फिर क्रिस्टीन की बेस्ट फ्रेंड स्टेफनी को पुलिस से कांटेक्ट कराया और फिर पुलिस को पिछली रात की पूरी बात पता चली। इस इन्फॉर्मेशन के साथ जब पुलिस क्रिस्टीन के घर पहुंचे तब उन्हें क्रिस्टीन की डेड बॉडी वहां मिली और पुलिस को बिल्कुल भी समय नहीं लगा फिगर आउट करने के लिए कि ये सब कुछ आखिर किसने किया था। बॉडी मिलने के बाद ये केस अब बहुत ही ज़्यादा बड़ा बन चुका था और अब वेड डोमेस्टिक वायलेंस के साथ साथ फर्स्ट डिग्री मर्डर के लिए भी वांटेड था। बट ऑन दी अदर हैंड वेड इन सारी बातों से बिल्कुल अननोन, बिल्कुल खुला घूम रहा था और वो अपने एक्शंस के लिए किसी भी एंगल से सॉरी नहीं था, बल्कि उसे सब कुछ करने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था। इनफैक्ट वो ऑलरेडी अपने नेक्स्ट शिकार की तलाश में निकल चुका था। अनफॉर्चुनेटली वेड के इस रैम्पेज का अगला शिकार 43 ईयर ओल्ड डायन रूइज होने वाली थी। डायन दिन के अराउंड 9 से 10 बजे केप कोराल फ्लोरिडा के दी मूस लॉज पे वॉक करके जा रही थी क्योंकि उसका ऊबर ड्राइवर अनअवेलेबल था और मूस लॉज उसके घर से सिर्फ 10 मिनट की दूरी पे ही था। दरअसल डायन मूस लॉज में एज अ बारटेंडर काम करा करती थी and she was just going for her job like usual। लेकिन तभी वेड की नज़र डायन पर पड़ी और उसने डायन के पास अपनी गाड़ी रोकी और वो उससे पास के स्कूल का रास्ता पूछने लगा था। And before I go any further, I just want to stress the fact कि ये पहली बार था जब वेड ने डायन को देखा था and she was a complete stranger to वेड, जिससे उसका कोई भी लेना देना नहीं था।
डायन ने वेड को स्कूल का डायरेक्शन दिया, लेकिन वेड ऐसा एक्ट करता रहा कि उसे इस डायरेक्शन के बारे में कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। बेसिकली वो ना समझने की यहाँ पे सिर्फ एक्टिंग कर रहा था। इसीलिए उसने डायन से रिक्वेस्ट करी कि वो खुद उसे स्कूल तक छोड़ दे। बीइंग अ स्वीट एंड हेल्पफुल लेडी, डायन वेड के साथ वेड की गाड़ी में बैठ गई और वो उसे स्कूल तक ले जाने लगी, लेकिन वेड के इंटेंशंस कुछ और ही थे। नाउ वो दोनों गाड़ी में बैठे हुए थे और धीरे धीरे करके डायन ने वेड की हालत को नोटिस करा, और जब उसकी नज़र उस पर पड़ी तब उसके अंदर फियर बैठने लगा था। वो घबराने लगी थी और इस चीज़ को वेड ने नोटिस कर लिया था। I mean, एक हाफ नेकेड इंसान जिसके दांत टूटे हुए हैं और उसके शरीर पे कुछ चोटें हैं, वो बिल्कुल नॉर्मल तो नहीं हो सकता था। एंड अब डायन को बहुत ही ज़्यादा डर लगने लगा था, इसीलिए उसने वेड से कहा कि तुम गाड़ी रोको, एंड शी वॉज ट्राइंग टू गेट आउट ऑफ दिस कार। लेकिन तभी वेड ने डायन को चोक करना शुरू कर दिया और वो ऑलमोस्ट बेहोश हो चुकी थी। एंड ही पुश्ड हर आउट ऑफ द कार, बट शी वॉज नॉट डेड येट। और वो अब भी रोड पर क्रॉल करते हुए वेड से दूर जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वेड के अंदर इंसानियत या मर्सी जैसी कोई भी चीज़ नहीं थी। इसलिए वो गाड़ी में बैठा और उसने डायन के ऊपर 10 से 20 बार गाड़ी चलाई, जिसके बाद डायन के बचने का कोई भी चांस नहीं था एंड शी वॉज डेड ऑन द स्पॉट। उसे मारने के बाद वेड ने डायन की बॉडी को एम्प्टी पार्किंग लॉट में झाड़ियों के बीच डंप कर दिया और डायन के फ़ोन को लेकर वो फिर से फरार हो गया था। इस पूरे इंसिडेंट में डायन का पर्स वहीं गिर गया था और कुछ देर बाद किसी ने उस पर्स को एक लोकल ऑफिसर को जाकर दे दिया था। जब पुलिस ऑफिसर्स ने पर्स में मिले हुए कॉन्टैक्ट्स को फोन करा तो आगे से कोई भी पिकअप नहीं कर रहा था। इसीलिए एक पुलिस पेट्रोल को डायन के दिए हुए एड्रेस पर भेज दिया गया था। लेकिन जब वो लोग वहां पहुंचे तब घर में भी डायन का कोई अता पता नहीं था और वहां उन्हें सिर्फ डायन का बेटा मिला। उसने पुलिस को बताया कि इसकी मॉम सुबह से काम के लिए मूस लॉज गई थी, लेकिन मूस लॉज से पूछताछ करने के बाद पता चला कि डायन वहां कभी पहुंची ही नहीं और उसने अपने एब्सेंस को इन्फॉर्म भी नहीं करा था। नाउ दिस वाज स्ट्रेंज, क्योंकि अकॉर्डिंग टू हर मैनेजर डायन ऐसा कभी भी नहीं करती थी और अपने काम को लेकर वो काफ़ी ज़्यादा सिंसियर थी। इसलिए डायन के फैमिली मेम्बर्स को ऑफिशियली उसकी मिसिंग कंप्लेन उसी दोपहर को लॉज करना पड़ा। नाउ अभी तक पुलिस डायन के केस को एज अ सेपरेट केस इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, लेकिन वेड एक और गलती करने वाला था जिसके बाद ये सब कुछ कनेक्ट होने ही वाला था बस। दरअसल वेड डायन की बॉडी को डिस्पोज करने के तुरंत बाद एक कैजुअल फ्रेंड जोशुआ के प्रिंटिंग शॉप मातेओ ग्राफिक्स ड्राइव करके गया था। डायन को मल्टीपल टाइम्स को चलने के कारण अब क्रिस्टीन की गाड़ी में भी खून लग चुका था और वेड के शरीर पर भी खून के निशान थे। वो गाड़ी को बाहर पार्क करके तुरंत अंदर जोशुआ से मिलने गया और जोशुआ उस वक्त एक कस्टमर को अटेंड कर रहा था, इसलिए जोशुआ ने वेड को थोड़ा वेट करने के लिए बोला। नाउ वेड इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा पैनिक कर रहा था, इतना ज़्यादा पैनिक कर रहा था कि वो बार बार बैक एंड फोर्थ बस चले जा रहा था। और जैसे ही जोशुआ फ्री हुआ, वेड ने बिना टाइम वेस्ट करे उसे बता दिया था कि उसने किसी की जान ली है। एट फर्स्ट जोशुआ को लगा कि वेड शायद से मेलिसा के साथ जो हुआ था कि उसने मेलिसा की जान ली है उसके बारे में रेफर कर रहा था, क्योंकि जोशुआ को भी एक क्लोज फ्रेंड के थ्रू पता चल गया था कि उस सुबह वेड और मेलिसा के बीच में क्या हुआ था। लेकिन वेड ने जोशुआ की मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करते हुए कहा कि उसने लोग की नहीं बल्कि लोगों की जान ली है। नाउ जोशुआ को पता था कि व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन वाज वेड। उसे पता था कि वेड किस तरह का इंसान है, कितना नीच इंसान है। इसीलिए ये सुनने के बाद भी जोशुआ को शॉक नहीं लगा एंड ही बिलीव्ड हिम। ऑल्सो वेड को बिना शर्ट बिना शूज़ के खून में लथपथ देखकर भी जोशुआ समझ गया था कि ये झूठ तो नहीं बोल रहा है मुझसे। इसके बाद वेड ने जोशुआ से रिक्वेस्ट करा कि उसे शहर से बाहर निकलने के लिए बस या प्लेन का टिकट चाहिए। जोशुआ अब तक समझ चुका था कि देयर वाज नो कमिंग बैक फॉर वेड और उसने जो किया था उसके लिए कोई माफ़ी नहीं थी। लेकिन जोशुआ काम रहा एंड उसने वेड को एक सिगरेट पकड़ाई, ये कहते हुए कि ही विल बी राइट बैक। जब तक वेड जोशुआ का वेट करते हुए स्मोक कर रहा था, जोशुआ ने अपनी शॉप से बाहर निकलकर 911 को कॉल करा और पुलिस को वेड के कारनामों के बारे में बता दिया था।
बट अगेन अनफॉर्चुनेटली वेड को इस टाइम भी पुलिस के आने का शक हो गया था और वो वहाँ से भाग गया था। लेकिन इट वॉजंट ऑलवेज, क्योंकि इस बारी पुलिस को बहुत बड़ी लीड मिल गई थी, क्योंकि वेड विल्सन इस बारी क्रिस्टीन की चुराई हुई गाड़ी को लेकर नहीं भागा था, वो अभी भी पार्किंग लॉट में ही थी। इनिशियली जब पुलिस ने क्रिस्टीन की ये चुराई हुई गाड़ी देखी थी और उस पर खून के धब्बे देखे थे तो उन्हें लगा कि शायद से वेड ने किसी इंसान को मार के गाड़ी के अंदर ही बंद कर दिया है। लेकिन जब उन्होंने गाड़ी खोलकर गाड़ी में एंट्री ली या फिर कार में एंट्री ली तो उन्हें वहां अंदर कोई भी नहीं दिखा था। कार के लाइसेंस प्लेट को ट्रैक करके पता चला कि ये कार क्रिस्टीन मिल्टन की थी, विच वॉज ऑल द मोर एविडेंस कि क्रिस्टीन का खून वेड ने ही किया था। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पीस ऑफ एविडेंस जो पुलिस को इस कार से मिला, जिसके कारण वो वेड और डायन रूइस की मिसिंग केस को लिंक कर पाए थे, वो था डायन का फोन। अब पुलिस श्योर थी कि डायन के गायब होने के पीछे वेड का ही हाथ था। पुलिस अब वेड को ढूंढने में और ज़्यादा सीरियस हो गए थे। मीनवाइल डायन के लिए सर्च पार्टीज भी जा रही थी और कम्युनिटी सर्चेस भी ऑर्गेनाइज किए जा रहे थे। एंड वेड को भी ये सब कुछ दिख रहा था, राइट, ही वॉज आउट इन पब्लिक। तो वेड को भी ये चीज़ समझ आ गई थी कि अगर वो पब्लिक आय में आएगा तो वो पकड़ा जाएगा और वो मारा जाएगा। इसीलिए उसने छुपने के लिए एक रैंडम घर में ब्रेक इन करा। एंड लकीली फॉर हिम, जिस घर में उसने ब्रेक इन करा वो लोग उस समय पे किसी वेकेशन पे गए थे। दैट मेंट दैट हाउस वॉज कम्प्लीटली एम्प्टी एंड ऑल फॉर हिम ओनली। अंदर घुसते ही वेड ने सबसे पहले शावर लेकर खुद को साफ करा और फिर अपने लिए बड़े कैजुअली पॉपकॉर्न बनाए उसने और घर के ओनर्स के कपड़े चुरा कर उसने पहन लिए थे। पॉपकॉर्न के साथ उसने अल्कोहल भी लिया और वेड का ये बिहेवियर काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग था, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही उसने किसी का खून किया था। वो इस सिचुएशन में इतना ज़्यादा कैजुअली बिहेव कर रहा था जैसे कि मासूम लोगों की जान लेना या फिर किसी का परिवार ख़त्म कर देना उसके लिए एक डेली रूटीन हो। एक तरफ पुलिस वेड को एक डोमेस्टिक वायलेंस चार्जेस के और 2 फर्स्ट डिग्री मर्डर चार्जेस के लिए ढूंढ रहे थे और दूसरी तरफ वेड विल्सन रिलैक्स कर रहा था। एनीवेज थोड़ी देर बाद रिलैक्स करने के बाद उसने उस घर के ही नंबर से अपने रियल फादर स्टीवन को कांटेक्ट करा, जिन्हें वो हमेशा मुसीबत के टाइम पे कॉल करा करता था। एंड तब ही उसने कॉल करके अपने रियल फादर को बताया, आई डिड समथिंग आई कैन नॉट टेक बैक। और फिर उसने कहा कि उसे मदद चाहिए थी और उसे जल्द से जल्द शहर छोड़ना पड़ेगा। वेड के रियल फादर उसके इस टाइप के कॉल से काफ़ी ज़्यादा फेमिलियर थे, लेकिन इस बारी वेड ने उन्हें ये नहीं बताया था कि स्पेसिफिकली उसे किस चीज़ में मदद चाहिए थी उनकी। इसीलिए ही जस्ट अज्यूम दिस थिंग कि इस बार भी वेड किसी ड्रग रिलेटेड अब्यूज़ में या फिर किसी ड्रग रिलेटेड स्कैम में फंस चुका है, या फिर उन्हें लगा था कि शायद से उसने अपनी गर्लफ्रेंड से किसी गर्लफ्रेंड से झगड़ा करा होगा। एंड सिंस एट दैट मोमेंट ही वॉज बिजी विद हिज ओन वर्क, इसलिए उन्होंने वेड को कहा कि तुम मुझे डिनर के बाद कॉल करना। फिर रात के अराउंड 9:30 बजे वेड ने दोबारा अपने फादर को कॉल करा और इस बार उसने अपने फादर को सब कुछ डिटेल में बता दिया। उसने कहा कि पिछले रात को वो क्रिस्टीन नाम की लड़की से मिला था और फिर उसने उसके घर पर उसके साथ हैंग आउट करा था एंड ही वेटेड अंटिल शी फेल अस्लीप। और फिर उसके सोते ही वो उसके ऊपर चढ़ गया था एंड ही सेड आई चोक्ड दैट बिच। इसके बाद उसने ये भी बताया कि कैसे उसने क्रिस्टीन की बॉडी को कार में डालने की कोशिश की थी, लेकिन रिगर मोर्टिस के कारण उसकी बॉडी हैवी फील हो रही थी और वो उसे उठा नहीं पाया। इफ़ यू डोंट नो, रिगर मोर्टिस बेसिकली उस कंडीशन को कहते हैं जब डेथ के बाद डेड बॉडी स्टिफ होना शुरू हो जाती है। इसके बाद उसने डायन के बारे में भी अपने डैड को बताया। ही सेड एंड आई कोट कि उसने डायन को सड़क पर चलते हुए देखा था एंड ही आस्क्ड हर फॉर डायरेक्शंस, लेकिन फिर उसने उसका गला दबाया टू मेक श्योर दैट शी वाज डेड। ही ऑल्सो सेड दिस थिंग कि उसने उसके ऊपर 10 से 20 बार गाड़ी चलाई थी एंड ही सेड दिस थिंग टू हिज डैड कि उसने तब तक करा until she was spaghetti। ये वो एग्जैक्ट वर्ड्स हैं जो उसने अपने डैड को कहे थे, ये वो एग्जैक्ट वर्ड्स हैं जो वेड विल्सन ने यूज़ करे थे। और जब वो ये सब कुछ अपने फादर को बता रहा था तब वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंगली एक्साइटेड था, एज इफ वो ये चाहता था कि उसके डैड भी ये चीज़ फील करे जैसा उसने इन लेडीज़ को मारते हुए फील करा था। उसके शब्दों में गिल्ट या पछतावा बिल्कुल भी रेजोनेट या फिर बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा था। इनफैक्ट ही वॉज मोर प्राउड एंड बोस्टर अबाउट दीज थिंग्स। इवन वेड के डैड भी ये सारी बातें सुनकर काफ़ी ज़्यादा हॉरिफाई हो गए थे, राइट, वो बहुत ज़्यादा डर गए थे, लेकिन ही केप्ट
और ही एक्टेड वेरी काम एंड उन्होंने अपना फोन स्पीकर पे डाल दिया था ताकि वेड की मॉम भी ये सब कुछ सुन सके। वेड ने अपने फादर को, अपने बायोलॉजिकल फादर को इसीलिए कॉल करा था ताकि वो उसकी हेल्प कर सकें इस शहर से बाहर निकलने के लिए, लेकिन वेड के फादर्स के प्लान्स कुछ और ही थे इस बार। उन्होंने वेड से उसका एग्जैक्ट एड्रेस पूछा और वेड की मॉम ने ये एड्रेस पुलिस को टेक्स्ट कर दिया था सो दैट वो वेड को अरेस्ट कर पाएं। कुछ ही देर में वेड जिस घर पर रुका था उसे यूएस मार्शल्स ने चारों तरफ से घेर लिया था। उन्होंने घर के अंदर रखे लैंडलाइन पर कॉल करा और वेड को कहा कि वो सरेंडर कर दे। वेड न्यू दिस थिंग दैट दिस वाज इट फॉर हिम और अब वो कहीं भी नहीं भाग सकता था। एंड ही जस्ट सेड कि उसे सरेंडर करने से पहले अपने डैड से सिर्फ एक बात करनी है। जब उसने अपने डैड को कॉल किया तो उन्होंने वेड को कहा कि दिस वाज द बेस्ट फॉर हिम और उसे अब सरेंडर कर देना चाहिए। इस कॉल के बाद वेड बाहर निकला एंड फाइनली हार मानकर उसने पीसफुली सरेंडर कर दिया था। नाउ वेड विल्सन फाइनली अरेस्ट हो चुका था, लेकिन डायन की बॉडी अभी भी पुलिस वालों को नहीं मिली थी। बट सिर्फ 3 दिनों बाद, सो दैट इज ऑन 10 अक्टूबर 2019, डायन की बॉडी को फाइनली उसी एम्प्टी पार्किंग लॉट से रिकवर करा गया था। वेड ने उसे इतनी बुरी तरह से मारा था कि उसके रिब्स और न जाने कितनी हड्डियां टूट चुकी थी एंड अकॉर्डिंग टू फॉरेंसिक रिपोर्ट्स उसे सीवियर ट्रॉमा हुआ था जिसके कारण शी लॉस्ट हर लाइफ। ऑन 10 अक्टूबर वेड ने अर्ली मॉर्निंग में क्रिस्टीन और अराउंड दिन के 10 बजे डायन का खून करा था विदाउट एनी प्रोवोकेशन एंड विदाउट एनी रीजन। और उसी दिन बार बार पुलिस से बचने के बावजूद वो फाइनली उस दिन रात को अरेस्ट हो गया था। सो पुलिस फ्रॉम दैट एरिया दे नीड टू बी अप्रिशिएटेड फॉर दिस थिंग कि उन्होंने कितना ज़्यादा सीरियसली और कितने ज़्यादा जल्दी वेड को पकड़ा था। बिकॉज हु नोस कि अगर वो खुला घूमता रहता तो वो और ना जाने कितनी लड़कियों को मार देता। ऑल्सो वेड विल्सन के जो पेरेंट्स थे, जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स थे, उन्होंने भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम करा यहाँ पे क्योंकि ये उनका ही बेटा था। एंड चाहे तुम कितना भी बुरा भला क्यों ना बोलो अपने बच्चों के बारे में, पेरेंट्स के दिल में हमेशा एक सॉफ्ट स्पॉट रहता है अपने बच्चों के लिए। सो जस्ट लेटिंग दैट थिंग गो एंड गेटिंग योर सन अरेस्टेड इज अ वेरी कमेंडेबल थिंग इन माई ओपिनियन। जेल में जाने के बाद जब डिटेक्टिव्स ने उसे इंटेरोगेट करा तब उसका बिहेवियर बहुत ही ज़्यादा अजीब सा था। फर्स्ट ऑफ ऑल वो डिटेक्टिव्स के साथ बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं कर रहा था और उनके क्वेश्चंस का डिफेंसिव आंसर दे रहा था। जब उससे 6 और 7 अक्टूबर को क्या क्या हुआ उसके बारे में पूछा जा रहा था तो उसके स्टेटमेंट्स में काफ़ी सारी इनकन्सिस्टेंसीज थी एंड ही वॉज कॉन्स्टेंटली टेलिंग द डिटेक्टिव्स कि उसने क्रिस्टीन और डायन को नहीं मारा है। बाय द एंड ऑफ इंटरोगेशन वेड काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था और ऑफिसर्स के साथ बदतमीजी से पेश आ रहा था। एंड वाइल वेड ने कुछ भी ऑफ नोट नहीं बताया इंटरोगेशन के वक्त, बट पुलिस के पास कई एविडेंसेस थे जिससे वेड के क्राइम्स प्रूव किए जा सकते थे। नाउ वेड अरेस्ट हो चुका था, ही वॉज इन जेल, लेकिन इन 2020 जेल में 1 साल बिताने के बाद वेड विल्सन ने उस जेल से भागने की कोशिश भी करी थी। उसने अपने साथ वाले इनमेट को एक नोट भी दिया था जिसमें उसने मदद मांगते हुए उसे एक पिकअप एड्रेस दिया था, लेकिन इससे पहले कि वो भाग पाता वो पकड़ा गया और उस पर और भी चार्जेस लग चुके थे अब। एंड इफ़ यू आर वंडरिंग कि उसे कोर्ट ने 1 साल बाद तक भी सज़ा क्यों नहीं सुनाई थी, सो दैट वॉज बिकॉज क्योंकि उसका ट्रायल कई बारी डिले हो चुका था क्योंकि उसके लॉयर की डेथ हुई थी और उसे दूसरा लॉयर ढूंढ कर देना पड़ा था। इन 2023 वो जेल के अंदर ड्रग ट्रैफिकिंग करने के लिए भी पकड़ा गया था एंड जब एक गार्ड डॉग ने रैंडमली स्मैक करके 27 ग्राम्स ऑफ ड्रग्स को जेल के पैरामीटर्स में ढूंढ कर निकाला था तब सारी उंगलियां वेड की तरफ ही थी। इट शोज कि वेड की प्रायोरिटीज क्या थी एंड ही डिड नॉट केयर अ सिंगल बिट अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हिज एक्शंस। बट राइट बिफोर हिज ट्रायल्स इन 2023 वेड विल्सन ने मीडिया आउटलेट्स को कांटेक्ट करा एंड ही क्लेम्ड टू एवरीवन कि वो इनोसेंट है एंड उसे बस फ्रेम किया जा रहा है सभी चीज़ों के लिए। ही सेड दिस थिंग और he alleged this thing.
ही alleged this thing by himself कि वो एक हाई ट्रैफिकिंग कंपनी में काम करता था जहां वो ये सारी की सारी लड़कियों को लेकर जाता था। लेकिन जब उसने क्विट करने की कोशिश करी तब उसी ऑर्गेनाइजेशन ने उसको खून के लिए फ्रेम कर दिया था। लेकिन उसके सारे के सारे स्टेटमेंट उसकी पहले की बातों को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे थे और उसके खिलाफ इतने सारे एविडेंसेस थे कि पुलिस वालों को पता था कि ये बस झूठ बोल रहा है, सो दे जस्ट इग्नोर्ड ऑल ऑफ दिस थिंग। इसके अलावा एक और बहुत ज्यादा अजीब सी चीज जो इस केस में हुई थी वो थी वेड विल्सन के सपोर्टर्स। ये सारे के सारे सपोर्टर्स वेड विल्सन से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, दे फाइंड हिम अट्रैक्टिव एंड ये सारे के सारे या फिर ऑलमोस्ट सारे के सारे सपोर्टर्स आर वुमेन, विच इज़ वेरी आयरॉनिक टू मी क्योंकि इन सपोर्टर्स को भी पता है कि वेड विल्सन ने क्या और किन के साथ करा है एंड स्टिल दे लव हिम। वेड को जेल में हजारों मैसेजेस मिलते थे और उसकी फीमेल फैंस खुद को उसकी टिकटॉक वाइव्स भी बताती थी, विच इज सो डिस्गस्टिंग। यहाँ तक कि वेड के नाम पर फंड रेजर्स भी चल रहे हैं जिसमें वेड के साथ फोन कॉल्स और उसके जेल और कोर्ट ट्रायल्स के कपड़े डोनेशन के बदले वो गिव अवे करते हैं। एंड यू वोंट बिलीव कि इन फंड रेजर्स से उसने $50,000 से भी ज़्यादा पैसे कमाए हैं। एंड ये सब कुछ मेनली उसके इंटरव्यूज़ के बाद से होना शुरू हुआ था जिसमें उसने बताया था कि उसे फ्रेम किया जा रहा है, उसे थ्रेटन किया जा रहा है बाय द एलिजेड ऑर्गेनाइजेशन दैट ही वर्कड फॉर। एंड अगर उसने इन बात से कंप्लाई नहीं करा तो उसकी फैमिली को मार दिया जाएगा, तो वो उनकी सेफ्टी के लिए जेल के अंदर बंद था। इसके अलावा उसके सपोर्टर्स आर्ग्यू करते हैं कि वेड के मेंटल हेल्थ इश्यूज और पुअर लीगल प्रेजेंटेशन के कारण जज को उसकी सज़ा कम कर देनी चाहिए। ऑल्सो वेड ने 2023 के बाद अपने लुक में भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस किए हैं क्योंकि जेल में उसने अपने फेस पर बहुत सारे टैटूज बनवाए थे जिसके कारण उसके ट्रायल पर भी उसे काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा था क्योंकि कोर्ट रूम में उन फेस टैटूज को ऑफेंसिव माना जा रहा था क्योंकि वेड विल्सन के टैटूज वाइट सुपरमिस्टिक थिंकिंग और नाज़ी आइडियोलॉजी को प्रमोट कर रहे थे। एंड जज के बोलने के बाद भी वेड ने अपने फेस टैटूज को कवर नहीं किया। बट एक्चुअल कोर्ट ट्रायल में जो कि बाय द वे 3 दिनों तक चला था, वेड को उसके ऊपर लगाए हुए सारे चार्जेस के लिए गिल्टी पाया गया था। कई लोग इंक्लूडिंग मेलिसा, क्रिस्टीन की बेस्ट फ्रेंड स्टेफनी, वेड के रियल फादर और लॉ इन्फोर्समेंट से लोगों ने वेड के खिलाफ टेस्टिफाई करा था और वेड के लॉयर्स के पास कोई भी डिफेंस विटनेस नहीं थे और उन्होंने सिर्फ क्लोजिंग आर्ग्यूमेंट दिया था जिसमें ही आर्ग्यूड कि वेड के कई क्राइम्स को प्री मेडिटेटेड नहीं कह सकते हैं। नाउ प्री मेडिटेशन इज बेसिकली किसी काम को सोच समझ कर करना या प्लान करके करना और इससे क्रिमिनल इंटेंट का पता लगता है। इट इज ऑल्सो अ ह्यूज फैक्टर टू डिटरमाइन कि क्राइम कितना ज़्यादा सीरियस या सिवियर है। अपने इस स्टेटमेंट को बैकअप करने के लिए डिफेंस लॉयर ने कुछ डॉक्टर्स के स्टेटमेंट भी दिए थे जिन्होंने वेड को उसके जेल टाइम के वक्त ऑब्जर्व करा था। लेकिन वेड के खिलाफ प्रेजेंट एविडेंसेस जैसे थे स्टेटमेंट्स वेयर ही सेड कि उसने क्रिस्टीन के सोने का वेट करा था वर इनफ टू प्रूव कि वेड के क्राइम्स प्री मेडिटेटेड थे एंड इट वाजंट एन एक्सीडेंट और अनप्लान्ड क्राइम। कोर्ट में अफेक्टेड फैमिलीज के विक्टिम स्टेटमेंट्स भी सुने गए थे जिसमें क्रिस्टीन की फैमिली से उसकी कज़न समैंथा और क्रिस्टीन की बेस्ट फ्रेंड स्टेफनी के स्टेटमेंट्स थे और डायन की फैमिली से उसका बेटा था जिसने स्टेटमेंट दी थी। एंड उनकी स्टेटमेंट से तुम लोग ये चीज़ फील कर सकते हो कि वेड कितना बड़ा मॉन्स्टर था जिसने बिना किसी मोटिव के, यहाँ तक कि यू नो द थिंग कि वो इन लोगों को जानता भी नहीं था ढंग से, तो बिना किसी मोटिव के, बिना किसी रीजन के ही जस्ट टुक देयर लाइव्स एंड इन दैट प्रोसेस ही डिस्ट्रॉयड सो मेनी फैमिलीज। स्पेशली जब समैंथा ने बताया कि कैसे क्रिस्टीन उसके बच्चों को अपने बच्चों की तरह प्यार करती थी एंड हाउ हर किड स्टार्टेड क्वेश्चनिंग आफ्टर हर डेथ कि वेयर इज आंटी क्रिस्टीन, या फिर जब डायन के बेटे ने बताया कि अपनी मॉम के बिना उसकी लाइफ कितनी ज़्यादा एम्प्टी है एंड देयर इज़ नो वन टू अप्रिशिएट हिम फॉर हिज अचीवमेंट्स इन हिज लाइफ नाउ। हियरिंग दीज थिंग्स जस्ट ब्रोक माई हार्ट। बट कमिंग बैक टू द केस, वेड के अडॉप्टिव पेरेंट्स स्टीव एंड कैंडिस ने कोर्ट से अपील करा कि उसके बेटे को डेथ पेनल्टी ना दी जाए, बट ऑब्वियसली इतने हेनस क्राइम को कमिट करने के बाद ऐसे प्लीज को बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं किया जाता है। एंड आई फील बैड फॉर देम टू क्योंकि एंड तक उन्होंने वेड को सिर्फ प्यार ही किया था, बट वेड वॉज नॉट द सन दे डिजर्व्ड। प्रोसिक्यूशन की तरफ से कई आर्ग्यूमेंट्स थे और उनमें से एक था कि वेड ने ये दोनों मर्डर्स जस्ट फॉर द सेक ऑफ किलिंग के लिए किए थे,
which makes his crime even more heinous and it helped determine his punishment also. सारे एविडेंसेस, सारे आर्गुमेंट्स को कंसिडर करते हुए जज ने वेड को डेथ पेनल्टी सुनाई एंड इट मेड अ लॉट ऑफ पीपल हैप्पी इन दैट कोर्ट रूम. इस ट्रायल की वीडियो में यू कैन सी कि कैसे ये सेंटेंसेस सुनकर वेड इज ट्राइंग टू एक्ट कूल एंड स्टफ, पर उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा है. इस फैसले से जिनकी इतनी बुरी तरह से डेथ हुई थी वो वापस तो नहीं आएंगे और ना ही उनकी फैमिलीज इस लॉस से कभी रिकवर कर पाएंगी, लेकिन एटलीस्ट वी कैन बी श्योर कि दिस मॉन्स्टर वोंट बी हार्मिंग एनीबडी एनीमोर. दिस इज अ बिग केस एंड आई नो कि मैंने कुछ चीज़ें मिस करी होंगी इसमें, बिकॉज देयर वॉज लिटरली सो मच स्टफ टू टॉक अबाउट. बट ये वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबी है एंड मुझे ये केस ख़त्म भी करना है, सो आई कैन नॉट टॉक अबाउट एवरी सिंगल थिंग. बट फिलहाल वेड एग्जीक्यूशन तक जेल में ही है और वो बस अपनी मौत का इंतजार कर रहा है. एंड इसी के साथ वेड विल्सन का केस अभी यहीं पे समाप्त होता है. बिफोर यू गो गाइस, अगर तुम लोग को ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज देखना पसंद है देन प्लीज सब्सक्राइब टू अस, क्योंकि यहाँ पर हम लोग वही बनाते हैं. एंड विद दैट आई होप दैट यू गाइस आर हैप्पी, आई होप दैट यू गाइस आर हेल्दी. प्लीज कीप योर लव्ड वंस वेरी क्लोज टू यू गाइस एंड आई विल सी यू वेरी वेरी सून. बाय बाय.